अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे ड्रग्स यूज्ड इन हाइपरटेंशन। सबसे पहले तो हमने देखना है कि हाइपरटेंशन जो है वो ये होता है कि ब्लड प्रेशर जो है ब्लड वेसल्स में ज़्यादा हो जाए, ठीक है, या तो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाए या कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो जाए, तो इन सब की वजह से क्या होती है, हाइपरटेंशन होती है। अब हाइपरटेंशन की वजह से क्या होता है, एक तो हमारे पास होती है एथीरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, एक होती है एथीरोस्क्लेरोसिस। दूसरा हम कहते हैं हाइपरटेंशन की वजह से वर्कलोड ऑन हार्ट जो है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है, यानी कि हार्ट को जो है वो ज़्यादा पंप करना पड़ता है, क्योंकि वॉल्यूम जो है ज़्यादा होता है और अगेंस्ट रेजिस्टेंस उसे पंप करना पड़ता है, तो उसका वर्कलोड जो है ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा जोर लगाना होता है। अब जब हार्ट को ज़्यादा जोर लगाना होता है उसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट मसल जो है वो काम करते 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 थिक हो जाते हैं। दूसरे तो हमने कहा कि एथीरोस्क्लेरोसिस है, तो एथीरोस्क्लेरोसिस क्या करेगा, इट रिड्यूसेस द ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल, ठीक है। एथीरोस्क्लेरोसिस एक तो हमारे पास हार्ट मसल की तरफ ब्लड फ्लो भी कम कर रहा है और दूसरा हम कह रहे हैं हार्ट का वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से थिकनिंग ऑफ हार्ट मसल हो जाएगी। अब दोनों की वजह से क्या होता है कि हार्ट में आउटग्रो ब्लड सप्लाई, यानी कि हार्ट इतना ज़्यादा थिक हो गया और उसकी ब्लड फ्लो इतनी कम हो गई है कि उसकी नीड्स जो है वो पूरी नहीं हो रही, ठीक है। तो हम उसे कहते हैं इस्कीमिया, यानी इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई। अब इन इस्कीमिया की वजह से हम कहते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो सकता है या फिर हार्ट फेलियर हो सकता है। और दूसरा हमें पता है कि एथीरोस्क्लेरोसिस हो रहा है, और दूसरा हम कह रहे हैं कि ब्लड क्लॉट्स बन रहे हैं जिनका एम्बोलिज्म हो सकता है, और उन एम्बोलिज्म से हमारे पास क्या हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। इसके अलावा एन्यूरिज्म्स भी होते हैं या फिर ब्लड वेसल्स जो है वो वीक हो जाती हैं जब कभी भी रप्चर कर सकती हैं, इन सब की वजह से हम कहते हैं हीमोरेजिक स्ट्रोक जो है वो भी हो सकता है। अच्छा, अब हम कहते हैं हम कैटेगराइज कैसे करते हैं, हमें पता है 120 जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल वाला है, ठीक है, हायर लिमिट 120 है। अगर 120 से ज़्यादा हो लेकिन 130 से कम हो ब्लड प्रेशर, तो उसे हम कहेंगे दैट इज एलिवेटेड, ओके। अगर 130 से ज़्यादा हो लेकिन 140 से कम हो तो हम उसे कहते हैं स्टेज 1 हाइपरटेंशन। और अगर 140 से 140 बाई 90 से ज़्यादा हो तो उसे हम कहते हैं बहुत ज़्यादा हो गई है, स्टेज 2 हाइपरटेंशन जो है वो हो चुकी है। अच्छा, हम ड्रग्स कौन सी यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम कहते हैं फर्स्ट लाइन जो हमारे पास है एंटी हाइपरटेंसिव है वो है डायूरेटिक्स और एंजियोटेंसिव एंटागोनिस्ट, ठीक है, ये हमारे पास क्या है दोनों, दे आर फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव्स। डायूरेटिक्स हो गए एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट में, या तो हम हमें पता है ना कि एंजियोटेंसिन और रीनल सिस्टम जो है, आर रास सिस्टम, ये किडनी में इन्वॉल्व होता है हाइपरटेंशन कॉज कराने में, ठीक है, आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे कैसे। तो एंजियोटेंसिन को या तो ब्लॉक करते हैं बाई एस इनहिबिटर यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, या फिर उसका जो रिसेप्टर है उसको ब्लॉक करते हैं। इसके अलावा रीनिन का भी एक इनहिबिटर होता है। फिर हमारे पास होता है सिम्पेथोप्लीजिक्स, यानी जो कि हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ इंटरफेयर करें, ठीक है। अब किस किस को हम ब्लॉक करेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, हम क्या क्या ब्लॉक कर सकते हैं, हम ब्लॉक कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ब्रेन से, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हम कहते हैं सिंपैथेटिक आउटफ्लो जो है वो जा रहा है बाहर की तरफ, तो हम यहाँ से इस आउटफ्लो को ही ब्लॉक कर दें, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, आगे गैंग्लियन बने होंगे, ठीक है, उस गैंग्लियन को या तो हम ब्लॉक कर दें, ठीक है। अब गैंग्लियन से आगे मजीद हम कहते हैं एड्रेनर्जिक नर्व्स निकल रही हैं, ठीक है, उनके हम यहाँ पे जो नर्व टर्मिनल है उसको ब्लॉक कर दें, या फिर जो आगे जाकर वो जिन रिसेप्टर्स पे काम करेगा अल्फा और बीटा, हम उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दें, ठीक है। तो हमारे पास चार मैकेनिज्म होते हैं टू इंटरफेयर विद सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, या तो उसका आउटफ्लो सीएनएस से ही ब्लॉक कर दें, या तो गैंग्लियन ब्लॉक कर दें, या तो नर्व टर्मिनल को ब्लॉक कर दें, या फिर जो रिसेप्टर्स हैं अल्फा बीटा उनको ब्लॉक कर दिया जाए। और एंड पे हमारे पास होते हैं वेजोडाइलेटर्स। हम देखेंगे कि हमारे पास हम कहते हैं लेस देन 20% केसेस ऑफ हाइपरटेंशन जो होते हैं ना, सिर्फ लेस देन 20%, सिर्फ वो होते हैं सेकेंडरी। अब सेकेंडरी का मतलब होता है जो किसी खास या डिफाइंड वजह की वजह से हो, जो हमें पता हो कि ये वजह है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो रही है, ठीक है, उसे हम सेकेंडरी कहते हैं। और वो बहुत कम ही केसेस होते हैं जिसमें वजह पता होती है। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है फियोक्रोमोसाइटोमा में क्या होता है, कैंसर या ट्यूमर जो है वो बन जाता है, जो कि रिलीज करवाता है ज़्यादातर एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन ज़्यादा रिलीज करेगा। जब वो ज़्यादा रिलीज करेंगे तो हमें पता है कि एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन आर पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, उसका काम होता है एक तो वेजो कंस्ट्रिक्शन कराना थ्रू अल्फा रिसेप्टर्स जाके वेजो कंस्ट्रिक्शन कराते हैं, और बीटा रिसेप्टर्स या स्पेशली बीटा 1 रिसेप्टर्स के थ्रू जाके वो क्या करा रहे होते हैं, हार्ट बीट जो है वो ज़्यादा बढ़ करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हाइपरटेंशन कॉज कराता है, तो फियोक्रोमोसाइटोमा जो है वो हाइपरटेंशन कॉज करेगा। इसके अलावा हम कहते हैं क्वार्टेशन ऑफ एओर्टा हो गई है, ठीक है। अब क्वार्टेशन ऑफ एओर्टा नैरोइंग हो गई है तो वहाँ से भी प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है, ठीक है। जब प्रेशर पंप करने में ज़्यादा पड़ रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रही है। फिर हमें पता है कि रीनल वेस्कुलर डिजीज़ में क्या होता है कि रीनल वेजल्स को कोई प्रॉब्लम हो जाएगा तो क्या होगा, किडनी की ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाएगी। अब किडनी की ब्लड फ्लो कम हो जाएगी तो किडनी क्या उसे परसीव करती है कि हमारे पास क्या हो गई है, हाइपोटेंशन हो गई है, यानी ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो गया। ऐसा लगता है किडनी को, ठीक है, किडनी को ऐसा लगता है कि ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो गया, तो वो क्या करती है, उस ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए वो एक्टिवेट करती है हमारे पास रीनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम,
ठीक है। और रीनल एंजियोटेंसिस सिस्टम की वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर फिर से बढ़ जाएगा, यानी कि हाइपरटेंशन हो जाएगी। फिर से नहीं बढ़ेगा, आई मीन पहले ब्लड प्रेशर था नहीं, बढ़ा नहीं था, सिर्फ रीनल वेसल्स को मसला था, लेकिन किडनी ने रास को एक्टिवेट करके क्या किया, हाइपरटेंशन जो है वो कॉज कराया। फिर हम कहते हैं कि एड्रीनल कॉर्टिकल के जो ट्यूमर्स हैं वो भी हमारे पास क्या रिलीज करें, ज़्यादातर नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन जो है वो रिलीज करवा सकते हैं। अच्छा, अब लेस देन 20% केसेस में कॉज हमारे पास डिफाइन होता है, बट मोस्ट केसेस में कोई कॉज नहीं होता हाइपरटेंशन का, इट इज़ इडियोपैथिक। ठीक है, कुछ खास कॉज नहीं होता, ये जेनेटिक भी हो सकता है, इसके डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, तो इडियोपैथिक को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी हाइपरटेंशन या फिर असेंशियल हाइपरटेंशन। ओके, अब होता क्या है कि लेकिन हम कहते हैं इसका एक ड्रॉबैक ये कि जो प्राइमरी और एसेंशियल हाइपरटेंशन है ना, उसका अगर हम ट्रीटमेंट कर भी देना तो उसके अंदर कुछ ऐसे कंपनसेटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं जिससे बॉडी जो है वो एडजस्ट कर जाती है और दोबारा से ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है। ठीक है, होता क्या है कि हमने उसे इनिशियली ट्रीट किया, जो भी हमने पीछे 4 टाइप्स पढ़ी थी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की। ठीक है, उसे हमने ट्रीट किया, होता क्या है कि सब में तो कंपनसेटरी रिस्पॉन्स नहीं होता। ठीक है, स्पेशली बीटा ब्लॉकर्स, डायूरेटिक्स और एस इनहिबिटर्स में ये कंपनसेटरी रिस्पॉन्सेज बहुत मिनिमल होते हैं, लेकिन जो बाकी हमने पढ़े हैं उनमें ये रिस्पॉन्सेज होते हैं। तो इनिशियल ट्रीटमेंट से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। अब बॉडी परसीव करती है कि ब्लड प्रेशर कम हो गया, ठीक है, तो बॉडी परसीव करती है, उनके पास सेट पॉइंट हाई हुआ होता है ना, ठीक है, ब्रेन में सेट पॉइंट हाई हुआ होता है, तो बॉडी परसीव करती है ब्लड प्रेशर कम हो गया है तो हमने ज़्यादा करना है, तो वो क्या करती है, बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स को एक्टिवेट करती है। बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स क्या कर देखता है कि ब्लड प्रेशर कम हुआ है, तो वो क्या करता है कि जाकर जो सिंपैथेटिक आउटफ्लो है उसे बढ़ा देता है। ठीक है, सिंपैथेटिक आउटफ्लो की वजह से क्या होगा, टैकीकार्डिया हो जाएगा। ओके, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि किडनी भी परसीव कर रही है कि ब्लड प्रेशर कम हुआ है, तो वो क्या करेगी, रीन सिक्रीट करना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से रास सिस्टम जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, और उस रास सिस्टम की वजह से क्या होगा कि सॉल्ट एंड वाटर की रिटेंशन होना शुरू हो जाएगी। सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन की वजह से क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो अब टैकीकार्डिया और सॉल्ट और वाटर रिटेंशन की वजह से ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होना, दोनों ही क्या कर रहे हैं, हमारे पास ब्लड प्रेशर को दोबारा से बढ़ा देते हैं, यानी ट्रीटमेंट का तो कोई फायदा ना हुआ, उन्होंने कंपनसेट कर दिया। तो हम क्या करते हैं कि टैकीकार्डिया को ब्लॉक करने के लिए हम क्या देते हैं, साथ में बीटा ब्लॉकर्स दे देते हैं। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट हार्ट पे जाके इसको ब्रेडिकार्डिया करा रहे हैं। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स डायरेक्ट ही टैकीकार्डिया को ब्लॉक कर रहा है, इसलिए हमने कहा कि बीटा ब्लॉकर्स में इस तरह के कंपनसेटरी रिस्पॉन्सेज मिनिमल होते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट हार्ट के ऊपर जाके एक्ट कर रहा है, तो उसमें टैकीकार्डिया हो नहीं सकता क्योंकि वो उसी को काउंटर एक्ट कर रहा है। ये इंग्लियन ब्लॉकर्स भी होते हैं, बट दे आर नॉट यूज मच एज दे आर, अब आगे पढ़ेंगे क्यों। और अब इस रीनियन सिक्रीशन को ही ब्लॉक करने के लिए हम या तो डायूरेटिक्स दे दें, ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन हो ही ना, डायूरेटिक्स दे दें, या तो हम क्या कह रहे हैं कि इस सिस्टम को एक्टिवेट ही ना होने दें, एस इनहिबिटर्स दे दें। जब यही सिस्टम ही एक्टिवेट नहीं होगा तो ये कंपनसेट कैसे करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि एस इनहिबिटर्स और डायूरेटिक्स में भी मिनिमल कंपनसेटरी रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, और कौन कौन सी ड्रग में ज़्यादा टैकीकार्डिया होता है, कौन कौन सी ड्रग में ज़्यादा सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन होता है, ये हम आगे देखेंगे कौन से में कौन सा कंपनसेटरी रिस्पॉन्स जो है वो होता है। डिटेल ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, और सबसे पहले हमारे पास आते हैं डायूरेटिक्स। जैसे कि मैंने बताया कि डायूरेटिक्स और एस इनहिबिटर्स जो हैं वो हमारे पास फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के तौर पर यूज़ होते हैं, और उनका जो कंपनसेटरी रिस्पॉन्स है वो भी मिनिमल होता है। डायूरेटिक्स क्या करते हैं, किस तरह काम करते हैं कि ऑब्वियसली ये ब्लड वॉल्यूम को रिड्यूस करते हैं बाय इंक्रीजिंग द सॉल्ट एंड वाटर एक्सक्रीशन। ठीक है, उसकी एक्सक्रीशन बढ़ा के क्या करेंगे, ब्लड वॉल्यूम को कम कर देंगे। अब ब्लड वॉल्यूम को कम करेंगे, और दूसरा हम कह रहे हैं कि इनके वेसल्स पे डायरेक्ट इफेक्ट भी होते हैं, जिसकी वजह से ये वेसल्स को डायलेट करते हैं, लेकिन वो इफेक्ट्स इतने वेल अंडरस्टूड नहीं है। ठीक है, तो मेजर इफेक्ट इसका क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम को लो करना, इसकी वजह से ऑब्वियसली ब्लड वॉल्यूम लो होगा तो ब्लड प्रेशर जो है वो खुद ब खुद ही लो हो जाएगा। अच्छा, मोस्टली जो डायूरेटिक्स में हम यूज़ करते हैं ना, वो हम थायाजाइड डायूरेटिक्स यूज़ करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, हम कहते हैं थायाजाइड्स जो है वो क्या करता है, डिस्टल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में सोडियम की एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है। ठीक है, यानी उसकी रीअब्जॉर्प्शन को कम करता है और उसे ब्लड में जो है, ठीक है, तो ब्लड से जो है वो सोडियम की एक्सक्रीशन को बढ़ा रहा है। अब हम कहते हैं सिर्फ सोडियम की एक्सक्रीशन को बढ़ाता है, तो जिसकी वजह से इसका जो डायूरेटिक इफेक्ट है वो माइल्ड होता है। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का भी इतना रिस्क नहीं होता, लोअर रिस्क होता है एज कम्पेयर टू लूप एजेंट्स, जो कि हम देखेंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम क्योंकि इसका माइल्ड डायूरेटिक इफेक्ट है तो हम इसे क्या देते हैं, माइल्ड हाइपरटेंशन भी दे सकते हैं, और चूंकि इसका रिस्क भी कम है तो हम इसे लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए जो है वो दे सकते हैं। दैट्स वाई इट इज फर्स्ट लाइन थायरोइड डायरेटिक्स जो है वो ज़्यादा यूज़ होते हैं। बट जो लूप एजेंट्स हैं वो हमारे पास क्या करते हैं पता है, ये असेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हैंडले में जो हमारे पास होता है सोडियम क्लोराइड और पोटाशियम ट्रांसपोर्टर, उसको इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं तीनों जो हमारे पास आयंस हैं तीनों की एक्सक्रीशन को जो है ये बढ़ा रहा होता है। ठीक है, एंड वी डू नो कि इन लोगों को यानी कि सोडियम क्लोराइड और पोटाशियम को कौन फॉलो करता है,
असेंडिंग लूप ऑफ लूप को फैलने में कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है। तो साथ में हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोमैग्नीसीमिया भी हो रहा है, यानी एक तो डायूरेटिक इफेक्ट भी बहुत ज्यादा हो रहा है, पर्सन कह रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इसमें सिग्निफिकेंट डायूरेसिस होती है, ठीक है। सिग्निफिकेंट डायूरेसिस जो है वो होती है लूप एजेंट्स में। तो हम क्या कहते हैं, सिवियर हाइपरटेंशन भी देते हैं, ठीक है। दूसरा हम कहते हैं ये रैपिडली यानी फौरन से जो है उसको कम करता है हाइपरटेंशन को। तो हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए तो यूज़ नहीं करते, बट अगर कभी इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए यानी क्राइसिस हो जाए तो उसमें जो है हम ये फौरन से यूज़ करते हैं। तो इसका पावरफुल एंड रैपिड रिस्पॉन्स होता है। देन भी से हमें पता है कि डायूरेटिक्स का जो हमने पढ़ा था अभी पीछे कि मिनिमल कंपनसेटरी रिस्पॉन्स होता है डायूरेटिक्स का। जो सेकंड है दैट इज सिंपैथोप्लेजिक्स, जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ इंटरफेयर करेंगे और ये हमारे पास फर्स्ट लाइन नहीं यूज़ होते, ठीक है। डायूरेटिक्स और एस इनहिबिटर्स जो हैं वो फर्स्ट लाइन ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो अब हमारे पास सिंपैथोप्लेजिक्स में जो टाइप्स हैं वो हम 5 टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास है बैरो रिसेप्टर सेंसिटाइजिंग एजेंट्स। ये क्या होते हैं, इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है विरेट्रम एल्कालॉइड्स। ये एक नेचुरल सब्सटेंस है। ये नेचुरल सब्सटेंस क्या करते हैं कि जो बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स होता है ना, ठीक है, बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स के जो सेंसरी पोर्शन होता है उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं। इसका मतलब क्या है, हमें पता है कि जब बॉडी में हाइपर टेंशन है, ठीक है, तो बैरो रिसेप्टर्स जो हैं वो उसको एडजस्ट कर चुके हैं, ठीक है, वो डिसेंसिटाइज हो चुके हैं। तो वो उस हाइपर टेंशन को जो है नॉर्मल पे नहीं ला सकते होते, ठीक है। तो बैरो रिसेप्टर जब वो डिसेंसिटाइज हो जाता है, ये क्या करता है, ये बैरो रिसेप्टर की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है कि अब जो है बैरो रिसेप्टर सेंस कर लेगा कि हाँ ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा है, तो वो उसको ब्लड प्रेशर को कम करने की कोशिश करेगा नेचुरली, ठीक है। और वो कैसे करेगा कि एक तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की आउटफ्लो को हमें पता है कम कर देगा, और दूसरा हमें पता है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बढ़ा देगा हार्ट में, ठीक है। तो हार्ट का क्या हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया भी हो जाएगा, कार्डिक आउटपुट भी कम हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा हम कह रहे हैं वेजोडाइलेशन भी हो जाएगी। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा, तो जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन हम कहते हैं ये सब्सटेंसेस टॉक्सिक होते हैं और क्लिनिकली कोई इनकी मेडिसिन अवेलेबल नहीं है इसकी फॉर्म में जो हमेरे पास ट्रीट करे हाइपरटेंशन को। सेकंड हम कहते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक्ट करते हैं जाकर, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास होते हैं अल्फा 2 रिसेप्टर्स। अब अल्फा 2 रिसेप्टर्स क्या कर रहे होते हैं कि ये देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्टोर हुआ है नॉरएपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन। इसने यहाँ से रिलीज करना है एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन को। यहाँ पे रिसेप्टर्स लगे होते हैं अल्फा 2। एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन जब बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाए तो वो क्या करता है, वो यहाँ पर आके बाइंड करके अपनी ही नेगेटिव फीडबैक करा लेता है, यानी अब मजीद रिलीज को ये कम कर देगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं सीएनएस में, ये जाकर फौरन से ही डायरेक्ट एंटागनिस्ट एक्ट करते हैं यहाँ पर अल्फा 2 एगनिस्ट पे, ठीक है, क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा। और क्या करते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन का जो रिलीज है उसे कम करते हैं, यानी कि सीएनएस के अंदर सिंपैथेटिक आउटफ्लो को कम करते हैं क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा। तो इसीलिए ये हमारे पास माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन में जो है यूज होते हैं। हम इन्हें ओरली देते हैं तो ये सीएनएस में चले जाते हैं, वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब इसमें जो पहला है क्लोनिडीन है, क्लोनिडीन क्या कराता है, अच्छा क्लोनिडीन हम कहते हैं जब हम क्लोनिडीन की सडन सेसेशन करते हैं ना, यानी फौरन से इसको रोक दें पेशेंट को देना, तो उसमें क्या होता है, रीबाउंड हाइपरटेंशन होता है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, नेगेटिव फीडबैक हो रहा था। तो जब हमने इस रिसेप्टर्स को किया हुआ था, काबू किया हुआ था, लेकिन जैसे ही हमने क्लोनिडीन हटाया तो यहाँ से नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन जो है वो पहले से भी ज़्यादा रिलीज होना शुरू हो गए, ठीक है, क्योंकि पहले कम हो रहे थे तो अभी कंपनसेटरी तौर पे उससे ज़्यादा रिलीज होना शुरू होंगे। तो उसमें हम कहते हैं रिबाउंड हाइपरटेंशन जो है वो हो सकती है। तो रिबाउंड हाइपरटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हम आहिस्ता आहिस्ता उसे विड्रॉ करें पेशेंट से, या फिर हम साथ में क्या दे दें, विड्रॉ करते वक्त अल्फा ब्लॉकर्स दे दें, ठीक है। अल्फा ब्लॉकर क्या करेगा, ये वेजो कंस्ट्रिक्शन होने से बचाएगा, ठीक है। अल्फा 1 क्या करा रहे होते हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन करा रहे होते हैं, तो ये वेजो कंस्ट्रिक्शन होने से बचाएगा। इसमें हम एक फेंटोलमीन देते होते हैं, ठीक है, तो ये उसे हमें बचाएगा। तो सडन सेसेशन की वजह से जो रिबाउंड हाइपरटेंशन होगी उसे प्रिवेंट करेगा। नेक्स्ट हम कहते हैं मिथाइल डोपा जो है ये प्रो ड्रग है, ये ब्रेन में जाकर कन्वर्ट करता है इनटू मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन। अब मिथाइल डोपा हमारे पास किडनी फंक्शन को भी प्रोटेक्ट करता है और ये प्रेगनेंसी में भी सेफ होता है, तो हम इसे जो है देते हैं ड्रग। तो इसके दो यूजेस हो गए सीएनएस के, क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा के। एक तो हम कहते हैं माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन, और दूसरा हम कह रहे हैं सेफ इन प्रेगनेंसी फॉर हाइपरटेंशन जो इसमें होती है उसको ये ट्रीट करता है, उसको मैनेज करता है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है गैंग्लियन ब्लॉकर्स। गैंग्लियन ब्लॉकर्स में थोड़ा निकोटीनिक ब्लॉकर्स आते हैं लाइक हेक्सामिथोनियम और ट्राइमेथापेन। हमने पढ़ा ना कि सीएनएस से आगे नर्व आ रहा है और यहाँ पे गैंग्लियन बने हुए हैं। यहाँ पे ना गैंग्लिया हमारे पास सिर्फ सिंपैथेटिक के नहीं है, यहाँ पे हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक के भी जो है वो गैंग्लिया है, तो ये दोनों को ही ब्लॉक कर देता है, ठीक है। जब ये दोनों को ब्लॉक कर देता है तो हम कह रहे हैं कि एसएनएस को तो चलो किया, लेकिन पीएनएस का जो नॉर्मल फंक्शन है लाइक सिक्रीशन हो रही होती है, इसकी वजह से हमारे पास अगर ये ब्लॉक हो जाएगा तो इसकी वजह से ब्लरिंग और विजन हो सकती है, यूरिनरी रिटेंशन हो सकती है, ठीक है, वो सारे प्रॉब्लम्स भी साथ में आएंगे। तो इसका ज़्यादा इफेक्ट है, ठीक है, टॉक्सिक ज़्यादा इफेक्ट है। तो हम कहते हैं कि ये आजकल यूज़ नहीं होते, ऑब्सोलीट हो गए हैं, क्योंकि ये नॉन सेलेक्टिव हैं और इसके बजाय हमारे पास बेहतर ड्रग्स जो है वो अवेलेबल होती हैं। फिर हम कहते हैं कि इन दोनों में हमारे पास जो इफेक्ट है कंपनसेटरी इफेक्ट, वो क्या होता है, सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन, ठीक है।
ये डायूरेटिक्स में मिनिमल इफेक्ट था, और इन दोनों में हमारे पास क्या है, सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन जो है वो होती है। नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है हमारे पास पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व टर्मिनल ब्लॉकर्स, यानी कि ये देखें यहाँ पे हमारे पास हमें पता है कि गैंग्लिया से जो है वो हम आगे आ चुके हैं, ठीक है। ये यहाँ पे क्या था, प्री गैंग्लियोनिक था, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, पोस्ट गैंग्लियोनिक। और इस पोस्ट गैंग्लियोनिक का जो ये नर्व टर्मिनल है ना, जो कि रिसेप्टर्स के साथ, ठीक है, सॉरी, जो रिसेप्टर्स के साथ जो है वो लगा हुआ है, अटैच है, या टर्मिनल जंक्शन बना रहा है, वहाँ पे हम उस नर्व टर्मिनल को जो है वो ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, अब इसके कौन से तरीके हैं, सबसे पहला हम कहते हैं कि रिसरपीन क्या करता है कि इस एड्रेनर्जिक नर्व टर्मिनल के अंदर से नॉरएपिनेफ्रिन के स्टोर्स को जो है वो ख़त्म कर देता है। ठीक है, वो कैसे, कि ये एक ट्रांसपोर्टर होता है VMAT, राइट, वेजिक्यूलर मोनोअमीन ट्रांसपोर्टर। ओके, ये हमारे पास क्या कहता है कि सपोज कि दिस इज द नर्व टर्मिनल की एंडिंग है ये, ठीक है, यहाँ पर जो है हमारे पास सिंथेसाइज किए हुए नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन वगैरह या डोपामीन वगैरह, ठीक है। तो ये VMAT क्या करता है कि ये नॉरएपिनेफ्रिन स्पेशली और बाकियों को भी वेजिकल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो वेजिकल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करके क्या कर देता है, स्टोरेज उनकी कर देता है। ठीक है, वेजिकुलर मोनोअमीन ट्रांसपोर्टर। अगर ये स्टोरेज नहीं होगी तो नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो यहाँ साइटोप्लाज्म में ज़्यादा देर रहेगा, और साइटोप्लाज्म में एक एंजाइम होता है MAO, मोनोअमीन ऑक्सीडेज, वो इस नॉरएपिनेफ्रिन को जो है वो डिग्रेड कर देगा अगर वो स्टोर ना हो। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास डिप्लीट करता है नर्व टर्मिनल में इसके नॉरएपिनेफ्रिन के स्टोर्स को, रिसरपिन। नेक्स्ट इज ग्वानिथिडीन एंड ग्वानाड्रिल, जो क्या कर रहे हैं, डिप्लीट भी कर रहे हैं और ब्लॉक भी कर रहे हैं रिलीज को। ठीक है, एक तो हम कह रहे हैं कि यहाँ से ये नॉरएपिनेफ्रिन के वेसिकल्स को यहाँ से रिलीज होने से ब्लॉक करें, प्रिवेंट करें, एक तो ये इसका काम हो गया। ठीक है, सेकंड इसका भी यही काम है कि इसने डिप्लीट करना, बट इसका मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट है कि ये कैसे डिप्लीट करता है एज कम्पेयर टू रिसरपिन। क्या करता है कि नॉरएपिनेफ्रिन जब यहाँ से निकलेगा ना, तो यहाँ पे एपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर, ठीक है, NET, उसके थ्रू नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो दोबारा अंदर जाके जो है वो स्टोर हो जाएगा। ओके, और फिर साइनेप्टिक वेसिकल्स में जाके दोबारा से VMAT के थ्रू जाके स्टोर हो जाएगा। बट ग्वानिथिडीन क्या करता है कि ये नॉरएपिनेफ्रिन की बजाय खुद जो है एंटर रहता है थ्रू NET। ठीक है, तो ये वाला कौन सा ट्रांसपोर्टर इस्तेमाल कर रहा है, NET, जबकि ये वाला कौन सा यूज़ कर रहा है, VMAT। ठीक है, तो हम कहते हैं इसकी जगह खुद चला जाता है नॉरएपिनेफ्रिन की जगह, और जो है नॉरएपिनेफ्रिन यहाँ पे रह के ज़्यादा डिग्रेड हो जाता है, तो इस तरह इसके स्टोर्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं नॉरएपिनेफ्रिन के दोनों। तो इसके तो दो काम हो गए। नेक्स्ट इज MAO इनहिबिटर्स। जो हमारे पास MAO इनहिबिटर्स हैं वो क्या करते हैं कि वो फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स न्यूरोट्रांसमीटर ऑक्टोपमीन, ठीक है, यहाँ पर नॉरएपिनेफ्रिन की बजाय वो क्या करेंगे, किसकी फॉर्मेशन होगी यहाँ पर, ऑक्टोपमीन की। ठीक है, यहाँ पे समझे ये ऑक्टोपमीन है और ये नॉरएपिनेफ्रिन है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि ये ऑक्टोपमीन जो है वो नॉरएपिनेफ्रिन की बजाय वेसिकल्स में जाके स्टोर होता है। ठीक है, नॉरएपिनेफ्रिन भी होता है, बट क्योंकि उसकी जगह कुछ ऑक्टोपमीन ने ले लिया है तो वो कम स्टोर होगा। फिर हम कहते हैं पीछे से जब हमारे पास सिग्नल आएगा, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम का जो सिग्नल आएगा कि इसको रिलीज करो, ठीक है, वेसिकल्स में से इसको रिलीज करो, तो हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन भी रिलीज होगा बट कम होगा, और इसकी जगह जो ऑक्टोपमीन है वो रिलीज होगा। ठीक है, ऑक्टोपमीन भी रिलीज हो रहा है और नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो भी रिलीज हो रहा है, बट ऑक्टोपमीन की जो एफिकेसी है वो लोअर है एज कम्पेयर टू नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, तो इनका जो टोटल इफेक्ट है वो कम हो जाएगा अगर इसकी जगह हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन होता तो, बट उसकी जगह क्योंकि ऑक्टोपमीन है उसकी एफिकेसी भी लो है, तो हमारे पास टोटल इफेक्ट जो है वो कम हो गया है। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का नॉर्मल रिस्पॉन्स उससे कम हो गया। नेक्स्ट हम कहते हैं कि MAO इनहिबिटर्स तो हम दें, लेकिन होता क्या है कि एक टायरामीन है दैट इज सिंपैथोमिमेटिक बट इनडायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक। अच्छा, होता क्या है कि नॉर्मली टायरामीन इज मेटाबोलाइज्ड बाय MAO। ठीक है, बट जिन लोगों में हम MAO इनहिबिटर्स दे रहे हैं उनमें टायरामीन की थोड़ी सी भी अमाउंट क्या करेगी, ज़्यादा इफेक्ट शो करेगी, क्योंकि अब उसकी मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही, अब वो ज़्यादा होता जा रहा है उस बंदे के ब्लड में, पेशेंट के ब्लड में। ठीक है, तो होगा क्या कि सिंपैथोमिमेटिक सिंस इट विल रिलीज नॉरएपिनेफ्रिन के स्टोर्स, ठीक है, ज़्यादा, ऑक्टोपमीन भी रिलीज कर रहा है बट साथ में नॉरएपिनेफ्रिन भी रिलीज कर रहा है, ज़्यादा रिलीज किए जा रहे हैं। ठीक है, और जब नॉरएपिनेफ्रिन जो है ज़्यादा रिलीज होगा तो ये क्या कॉज करेगा, ये हाइपरटेंशन कॉज करेगा, और सिर्फ हाइपरटेंशन नहीं बल्कि हाइपरटेंसिव क्राइसिस कॉज करेगा, यानी इतनी सिवियर किस्म की जो है ये क्राइसिस कॉज कर सकता है। और टायरामीन जो है ना वो हमारे पास फर्मेंटेड फूड्स वगैरह में पाया जाता है, तो MAO इनहिबिटर्स जिनमें देते हैं उनमें ये चीज़ खतरा होता है। तो हम इस रिस्क की वजह से भी और हम इन तीनों को
इनके एडवर्स इफेक्ट्स की वजह से भी, और चूंकि बेटर ड्रग्स अवेलेबल हैं उस वजह से भी हम इनको ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, तो वी कॉल इट एज एन ऑब्सोलीट। ओके, और इनका भी जो हमारे पास कंपेंसेटरी रिस्पॉन्स है दैट इज सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन। जो लास्ट कैटेगरी हमारे पास वो है एड्रीनोसेप्टर ब्लॉकर्स। ठीक है, सिंपैथोप्लीजिक्स की ये लास्ट कैटेगरी जिसमें हम कहते हैं कि हम रिसेप्टर्स को ही ब्लॉक कर दें ताकि इफेक्ट्स जो है वो शो ना हो। अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं, बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, दोनों के जो है हमने ब्लॉकर्स जो है वो यूज करने हैं। अच्छा, अल्फा 1 अल्फा 2 होता है जिसमें अल्फा 1 है दैट इज इन्वॉल्व इन वेजो कंस्ट्रिक्शन। तो अगर हम उसको एंटागोनाइज कर दे, ब्लॉक कर दे, तो हम क्या करा रहे हैं, वेजो डायलेशन करा रहे हैं, ना सिर्फ आर्टीरियोल्स की बल्कि वेन्स की भी। आर्टरीज की करने की वजह से क्या हो रही है, वेजो डायलेशन की वेस्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो कम हो रही है, और वेन्स को करने की वजह से हम कह रहे हैं वेनस रिटर्न जो है हार्ट की तरफ वो कम हो रहा है, क्योंकि वेनो डायलेशन हो रही है तो सारा ब्लड जो है वो वेन्स के अंदर पूल हो रहा है। ठीक है, तो वो हार्ट की तरफ जो है वो कम जा रहा है, तो वेनस रिटर्न जो है वो भी कम हो जाता है। अच्छा, इसमें बस प्राइजोसिन, डॉक्साजोसिन और टेराजोसिन होते हैं। इनका काम वही होता है, एंटी हाइपरटेंशन। ठीक है, यानी कि वेस्कुलर रेजिस्टेंस भी कम होगी, वेनस रिटर्न भी कम हो गया, तो हमारे पास क्या हो गया, हाइपरटेंशन जो है वो ट्रीट हो गई। ओके, वॉल्स की जो प्रेशर है वो हमारे पास कम हो चुका है। अच्छा, हम कहते हैं कि हम अल्फा एगोनिस्ट क्यों नहीं यूज करते, वाई वी यूज सेलेक्टिव अल्फा 1, क्योंकि जो अल्फा है ना उसमें अल्फा 2 भी होता है, एंड वी नो कि अल्फा 2 में क्या होता है, अल्फा 2 में क्या होता है कि यहाँ से एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन रिलीज होता है, यहाँ पे अल्फा 2 के ऊपर जाकर लगता है और अपना ही रिलीज जो है वो मजीद ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो चूंकि हम जब सॉरी ये एंटागनिस्ट है। ठीक है, जब हम नॉन सेलेक्टिव अल्फा एंटागनिस्ट देते हैं लाइक फेंटोलेमीन या फिर ऑक्सीबेंजामीन, तो वो अल्फा 1 के थ्रू करते तो है हाइपरटेंशन को ट्रीट, बट अल्फा 2 को भी वो क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, यानी कि अब नॉरेपिनेफ्रीन यहाँ पे अटैच नहीं होगा। ठीक है, अब नॉरेपिनेफ्रीन यहाँ पे अटैच होकर अपने आप की रिलीज को ब्लॉक नहीं करेंगे, बल्कि रिलीज होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, कोई निगेटिव फीडबैक ही नहीं है। ठीक है, तो वो जब होता जाएगा तो उसकी वजह से जो टैकीकार्डिया था ना, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। ओके, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम हाइपरटेंशन को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं उसकी वजह से क्या होता है, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया होता है ना, बॉडी का मैकेनिज्म कंपनसेट करने की कोशिश करता है। और यहाँ पे चूंकि अल्फा एंटागनिस्ट नॉन सेलेक्टिव में ये भी नहीं हो रहा, तो यहाँ पे रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया जो है वो बहुत ज़्यादा होता है एज इन नॉन सेलेक्टिव। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सिर्फ अल्फा 1 सेलेक्टिव देते हैं, ताकि अगर रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया हो भी तो वो इतना ज़्यादा ना हो, और इतना ज़्यादा होता भी नहीं है। ठीक है, बट इसका जो साइड इफेक्ट है वो यही है कि आइथोस्टेटिक हाइपोटेंशन करा रहा है, ऑब्वियसली क्या करा रहा है, डायलेशन करा रहा है, तो पोजीशन के साथ जो है वो हाइपोटेंशन हो सकती है, स्पेशली विद फर्स्ट फ्यू डोजेस, क्योंकि बाद में जो बॉडी है वो एडजस्ट कर जाती है। नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा, तो अल्फा 1 एंटागोनिस्ट की हमने दो यूजेस पढ़े, एक तो एंटी हाइपरटेंशन और दूसरा हम कहते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में यूज होता है, क्योंकि ये क्या कराता है, यूरिनरी रिटेंशन को प्रिवेंट कराता है। ऑब्वियसली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ये क्या है, एंटागोनिस्ट है, तो ये यूरिनरी रिटेंशन को भी प्रिवेंट करेगा, और दूसरी हम कहते हैं प्रोस्टेट के मसल्स को भी एक तरह स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करा रहा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ के स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करा रहा है, तो उसी तरह हम कह रहे हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, इसके दो यूजेस जो हैं वो हो गए। नेक्स्ट हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स जो हैं, उसमें भी स्पेशली बीटा 1 सेलेक्टिव इसलिए देते हैं क्योंकि बीटा 2 सेलेक्टिव जो है ना, दैट इज वो हमारे पास ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराते हैं। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रोंको डायलेशन करा रहा है, तो अगर हम बीटा 2 ब्लॉकर दे देंगे तो वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराएगा, तो इसलिए हम इसको एस्थमा के पेशेंट्स में जो है वो नहीं देते होते। ठीक है, एस्थमा के पेशेंट्स में सिर्फ हम बीटा 1 सेलेक्टिव देते हैं, पूरे बीटा ब्लॉकर जैसे कि प्रोप्रेनोलोल है वो नहीं देते होते। प्रोप्रेनोलोल प्रोटोटाइप है, और बाकी जो फेमस है कुछ इंपॉर्टेंट है, एटिनोलोल, मीटोप्रोलोल और कार्बाइडिलोल, बहुत सारे हैं, लेकिन ये तीनों जो है वो ज़्यादा यूज़ होते हैं। एक हमने देख लिया इसकी एस्थमा में कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि इनिशियली बीटा ब्लॉकर क्या कर रहे हैं, बीटा 1 रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, हार्ट के ऊपर। ठीक है, बीटा 1 वैसे तो हार्ट रेट बढ़ा रहा होता है, तो अगर बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर है तो वो क्या करेगा, हार्ट रेट को कम करेगा, यानी कि कार्डियक आउटपुट को कम करेगा। ठीक है, इनिशियली तो इसका ये काम हो गया। क्रॉनिकली क्या होता है, हम कहते हैं अगर हम क्रॉनिकली बीटा ब्लॉकर्स दे रहे हैं तो बीटा ब्लॉकर्स ना सिर्फ हार्ट रेट को कम करते हैं, बल्कि वो जाके रीनिन रिलीज जो किडनी से हो रहा होता है ना, उसको भी ब्लॉक करते हैं। ठीक है, और रीनिन हमें पता है कि वो हाइपरटेंशन कॉज करा रहा है, तो हमें पता है कि क्रॉनिकली अगर वो रीनिन रिलीज को कम करेंगे तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस को भी जो है वो कम कर देंगे। ठीक है, तो इन दो तरीकों से हम कहते हैं बीटा ब्लॉकर्स जो है वो ट्रीट करते हैं हाइपरटेंशन को। नेक्स्ट हम कहते हैं कि हाइपरटेंशन के लिए फर्स्ट लाइन तो यूज़ नहीं होती। फर्स्ट लाइन कौन से थे, डायूरेटिक्स। ठीक है, स्पेशली थायाजाइड डायूरेटिक्स और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, जो कि हम आगे देखेंगे। तो ये तो हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स फर्स्ट लाइन तो नहीं होते, बट ये उन हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में यूज़ होते हैं जिनमें कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं, कैसी, एंजाइना या एमआई वगैरह। क्यों, क्योंकि एंजाइना और एमआई में क्या होता है कि हार्ट जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तो उस पर वर्कलोड ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर वो इसी तरह पंप करता रहा तो इवेंचुअली फेल हो जाएगा, तो हमने क्या करना होता है, हम हार्ट का वर्कलोड कम करते हैं। ठीक है, कम करने की कोशिश करते हैं ताकि हार्ट जो है उस चीज़ को सर्वाइव कर जाए। ठीक है, उसके अंदर वो उसका वर्कलोड कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी पंपिंग को कम कर देते हैं। ठीक है, तो एंजाइना और एमआई में ये यूज होता है, और क्रॉनिक हार्ट फेलियर या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो भी हो। एक्यूट हार्ट फेलियर में याद रखें
बीटा वन एगनिस्ट यूज होते हैं, क्योंकि एक्यूट हार्ट फेलियर में फ़ौरन से हार्ट बंद हुआ है लेकिन हमने हार्ट को चलाना है, ठीक है। लेकिन क्रॉनिक में क्या हुआ है कि हार्ट के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ज़्यादा पंप कर सके, ठीक है। तो हमें उसके ऊपर वर्कलोड कम करना है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, बीटा वन ब्लॉकर्स दे देते हैं, ओके।